हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो सीटेट एमटेट दोनों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 की क्वेश्चन सीटेट और टेट दोनों से ही बनते हैं। ठीक है, तो हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपको 2-3 क्वेश्चनों के माध्यम से इसको थोड़ा सा सरल करने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिए और पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। तो एनसीएफ 2005, ठीक है। एनसीएफ 2005, एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कहते हैं। ये जो एनसीएफ 2005 है ये चौथी बार आया है। इससे पहले 1975, 1988, 2000 और अब जो कि चल रहा है 2005 में, जिसका कोट है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। ठीक है, ये इसकी थीम है। इसका उद्देश्य क्या है कि टीचर सेंटर्ड अप्रोच से शिफ्ट करना चाइल्ड सेंटर अप्रोच की तरफ, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देना है। ठीक है, इसको 22 भाषाओं में ट्रांसलेट भी किया गया है। तो इसके बारे में और जानकारी हम आगे लेते हैं। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एनसीएफ 2005 के रीजंस एंड इसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, 5 गाइडिंग प्रिंसिपल। कारण जानेंगे कि एनसीएफ 2005 आया क्यों लाया गया इसको। तो इससे पहले हम 2-3 चीज़ें और जान लेते हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 कितनी बार आया? ये चौथी बार का एनसीएफ है। इससे पहले 3 बार एनसीएफ और आ चुका है, 1975, 1988, 2000 और 2005। ठीक है, और एनसीएफ यशपाल समिति की सिफारिश पे आया और प्रोफेसर यशपाल ने ही इसके प्रस्तावना को लिखा है। ठीक है, प्रत्येक राज्य को 10-10 लाख रुपए दिए गए एनसीएफ को प्रमोट करने के लिए। डाइट और एससीईआरटी ने भी इसमें अपना काफ़ी सहयोग दिया है। ठीक है, एनसीएफ 2005 का जो मेन लक्ष्य क्या है, अगर हम ये जाने तो ये है टीचर सेंटर्ड अप्रोच को किधर शिफ्ट करना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की तरफ शिफ्ट करना है। अब क्या है, इसके हम रीजंस जान लेते हैं कि क्या थे। पहला लिखा है स्कूलों का दूर होना। ठीक है, भारी बोझ वाला बस्ता, जैसा कि एनसीएफ 2005 की थीम है लर्निंग विदाउट बर्डन, तो भारी बोझ वाला बस्ता नहीं होना चाहिए कि बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, अपना बोझ से दबे हुए हैं और वहाँ पे जाते हैं, जैसे पढ़ने बैठते हैं तो उनको किताबों से ही उनका इतना दिमाग सिकुड़ जाता है कि वो खुल के कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो किताब से हटकर कुछ उनको नई क्रिएटिविटी में उनका मन लगे और वो बोझ वाले बस्ते की जगह पे अपना स्कूल में जाएं और वहाँ पे सीखें। किताबों से कम, समाज से ज़्यादा, क्रिएटिविटी से, टीचर से और स्वयं से गतिविधियां करके। ठीक है, स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं का ना होना। स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जैसे कि वहाँ पे लाइब्रेरी ना होना, बिल्डिंग्स ना होना, सीट्स ना होना, जो भी वहाँ की आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनका ना होना। ठीक है, अच्छे टीचर ना होना। ठीक है, समय सारणी देखते हैं कि जो पुरानी समय सारणियाँ बनी थी वो ज़्यादा रुचिकर नहीं थी। मतलब वहाँ पे बच्चे क्या होते थे, बोर हो जाते थे। ये 2-3 सब्जेक्ट पढ़े बोर हो गए, तो अब समय सारणी को कुछ इस तरीके से क्रमबद्ध किया गया कि बच्चे की रुचि ना खत्म हो, बच्चे इंटरवल से घर ना भाग जाए। ठीक है, तो ये भी रीजन है कि समय सारणी नहीं रुचकर थी, इसलिए समय सारणी में भी सुधार किया गया। शौचालय एवं अन्य सुविधाएं ठीक न होना, शौचालय सुविधाएं भी देखी गई कि शौचालयों में गंदगियां एवं अन्य सुविधाएं भी ठीक नहीं थी। अब इसके हम 5 गाइडिंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं, 5 मार्गदर्शी सिद्धांत, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से 4 में से 1 ऑप्शन रख देगा और 3 ऑप्शन
अलग से रखेंगे और उसमें से पूछेंगे कि कौन सा 5 मार्गदर्शी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, या इस तरीके से पूछ लेंगे एनसीएफ का क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रटन प्रणाली को खत्म करना। ठीक है, रटन प्रणाली को खत्म करना कि बच्चों को रट्टा मार के ना याद किया जाए। ठीक है, वो गतिविधियां करके सीखें, स्वयं से सीखें और चीजों को समझ के सीखें। तो इसको हम ये कह सकते हैं टू शिफ्टिंग फ्रॉम रोट मेथड। ठीक है, रोट मेथड से शिफ्ट करना बच्चों को, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा पॉइंट है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। इसका मतलब ये है कि बच्चे बाहरी जीवन से जुड़े, बच्चों का ज्ञान जो है वो बाहरी जीवन से जुड़े, ना कि उनकी किताबों तक सीमित रह जाए। ठीक है, बच्चों को बाहर से भी काफी कुछ सीखने को मिले। ठीक है, पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना रह जाए। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित ना रह जाए। इसका मतलब है कि बच्चों सिर्फ जो उनका फ्रेमवर्क है, जो उनकी टेक्स्ट बुक है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ना सीमित रह जाए। बच्चे किताबों के कंटेंट से बाहर भी सोचें। ठीक है, किताबों के कंटेंट से बाहर भी तर्क करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि बच्चे पाठ्य पुस्तक तक ही केंद्रित रह जाएं, उसके बाहर की सोच ही ना सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या, कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना, कि मतलब कक्षा में छोटी छोटी एक्टिविटी कराई जाए। जो देखो, एक्टिविटी कराने से क्या होता है, बच्चों का ब्रेन मतलब समय समय पे जो पढ़ाई होती है, जो उनको सिखाया जाता है, वो उनको रुचिकर लगने लगता है। ठीक है, एक्टिविटियां बीच बीच में क्या करती हैं, ये एक तरीके की कैप्सूल होती हैं जो बच्चे का एक माइंड बूस्ट कर देती हैं। ठीक है, तो एक्टिविटियों का होना बहुत जरूरी है कक्षा में। राष्ट्र के प्रति आस्था। ठीक है, राष्ट्र के प्रति आस्थावान बनाना, की शिक्षा का ये तो महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि राष्ट्र के प्रति आस्थावान बनना, उनके अंदर सोशल एक्टिविटी को पैदा करना, मोरल को अंदर डेवलप करना। ठीक है, अब हम इनके प्रमुख सुझावों के बारे में जान लेते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं लिखा है, लेकिन जितना भी लिखा है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपको एक परीक्षा में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। 90 to 95% क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सुझाव की बात करेंगे कि मतलब एनसीएफ ने क्या सुझाव दिए हैं। ठीक है, तो एनसीएफ का सुझाव यह था कि शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग हो। शिक्षण सूत्रों का अधिकतम प्रयोग करना, जिससे कि शिक्षा को क्या बनाया जा सके, प्रभावी बनाया जा सके। तो शिक्षण सूत्र जैसे कि आगमन सिद्धांत है। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इस तरीके के शिक्षण सूत्र दिए जाएं जिससे कि बच्चे की जो लर्निंग हो वो इफेक्टिव बनाई जा सके। नेक्स्ट क्या है, सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से भी लिख दिया है। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए मतलब कि शिक्षक जो भी बातें कहते हैं, शिक्षक जो भी पढ़ा रहा है या फिर शिक्षक जो भी बता रहा है, उसको एज इट इज दिमाग में रटना नहीं है। एज इट इज दिमाग में उसको ज्ञान मान के समझना, मतलब ये नहीं कर लेना उसी को अपनी जुबान में रट लेना है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसको एक सूचना की तरह से लेना है, उस पर चर्चा करना और उसको समझना है, उसके ऊपर बच्चे को चिंतन करना है। ठीक है, ये नहीं कि उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है। तो सूचना को ज्ञान नहीं मानना, सूचना को सूचना ही मानना है। ठीक है, पुस्तकालय में स्वयं किताब चुनने का अधिकार। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोगों का क्या है, पुस्तकालय में स्वयं किताब चुनने का अधिकार, कि पुस्तकालय में बच्चे अपनी मर्जी से किताबें चुने, ना कि शिक्षकों की मर्जी से। ठीक है, उनका जिन चीज में इंटरेस्ट है वो वाली किताबें चुने। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या है, कल्पना एवं मौलिक लेखन के अवसर प्रदान करना। उनको क्रिएटिव बनाना है, बच्चों को क्या बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। एनसीएफ, सीटेट, एनसीईआरटी सब यही कहते हैं कि बच्चे को क्या बनाना है, क्रिएटिव बनाना है। बच्चे पे कुछ भी थोपना नहीं है, उनकी मर्जी से जो उनका मन करता है वो करना है। मौलिक लेखन के अवसर उनको प्रदान करने हैं। ठीक है, उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ के उनको गतिविधियां करने का मौका देना है। ठीक है, 14 क्या है, कल्पना एवं मौलिक, हाँ ये हो चुका है। 5वां, खेल आनंद व सामूहिकता के लिए है, ना कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
इस चीज को प्रत्येक गार्जियन को भी समझना चाहिए कि जो खेल आनंद सामूहिकता के लिए, न कि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। जो खेल है वो आनंद के लिए है, ठीक है, उसको एंजॉय करना चाहिए, ना कि किसी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, ना कि किसी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। खेल आनंद के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब नीचे क्या है, शिक्षा सुविधादाता होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये है लर्निंग प्रोसेस है, इसमें जो टीचर होता है वो एज अ फैसिलिटेटर होता है, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने अलग से लिखा है। और बालकों का इसका उद्देश्य क्या है एनसीएफ 2005 का, कि बालकों का क्या हो, सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है, सभी तरीके का विकास हो, ठीक है, नैतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो। ये सर्वांगीण विकास का मतलब ये होता है, ठीक है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही उद्देश्य है। अब क्या है कि जो शिक्षक होते हैं वो बच्चे को, यहाँ पे देखो हमने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं, समझने का फायदा है। यहाँ पे जो शिक्षक हैं वो केवल उपदेश देकर बच्चों को ना समझाएं, खाली भाषा या अपनी खाली व्याख्यान देके बच्चों को ना समझाएं, ठीक है, अपितु उन्हें वातावरण के साथ में समझाएं चीजों को, जिससे कि वो उन चीजों को महसूस कर सके। जब बच्चा वातावरण में खुद आके अनुक्रिया प्रतिक्रिया करता है ना, तो बच्चा अच्छी तरीके से सीखता है। तो उसको खाली उपदेश नहीं देना है, उनको वातावरण भी प्रदान करना है, ठीक है। अब हम आगे के नए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपको कुछ समझ में आ जाए, थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सीटेट के पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, मैंने 3 ही क्वेश्चन लिए हैं आज, तो इसमें से पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आ गया, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार, फिर डॉट 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 है, और डॉट 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 सीखने के चरित्र में है। तो इसमें क्या है, सरल और सक्रिय। सरल और सक्रिय मतलब जो एनसीएफ 2005 के अनुसार सरल और सक्रिय सीखने के चरित्र में है, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सरल और सक्रिय, ठीक, सक्रिय भी है सरल भी है। अब यहाँ पे समझते हैं, मैंने लिए क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर शामिल है। सामाजिक विज्ञान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से विषय शामिल हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़िएगा। भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ठीक है। राजनीतिक विज्ञान दूसरा ऑप्शन है, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र। तीसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान। चौथा है अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान। तो हम लोग जानते हैं कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 तो होते ही है ना, 4 तो होते ही है ना। अब दूसरे वाले ऑप्शन में हम देख रहे हैं समाजशास्त्र। समाजशास्त्र भैया नहीं पढ़ाई जाती हम लोगों को, समाजशास्त्र नहीं पढ़ाई जाती है। तो कौन सही आंसर क्या हो गया, ये कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल की समिति के आधार पर ही एनसीएफ 2005 लागू किया गया था, और प्रोफेसर यशपाल ने ही एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना को भी लिखा था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि और बच्चे इसको समझ सकें। और एनसीएफ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इसमें काफ़ी हद तक कंप्लीट कराई हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।